Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Balaji Bhai Abhishek sir. In this video, I am discuss about how to coronavirus infect. आज हम बात करेंगे कि भैया जो आपका ये कोरोना वायरस है ये हमको कैसे इन्फेक्ट करता है, मतलब क्या मैकेनिज्म है कि हमको कोरोना वायरस हमको इन्फेक्ट करता है, कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, कौन से सेल को इन्फेक्ट करता है। तो आइए हम बढ़ते हैं कि भैया कोरोना वायरस हमें कैसे इन्फेक्ट करता है। उससे पहले एक चीज हम ये जान लेते हैं कि ये जो आपका जो कोरोना वायरस है ये आज का थोड़ी है, ये तो बहुत पहले का है, ये तो पहले भी था। पहले ये डिजीज ये नहीं कॉज कर रहा था, लेकिन अब ये डिजीज कॉज कर रहा है। तो आपको एक बात हम बता दें कि आपका जो ये कोरोना वायरस है एक टाइप का आरएनए वायरस है। जितने भी आरएनए वायरस हैं उनके अंदर म्यूटेशन की कैपेबिलिटी होती है। किसकी कैपेबिलिटी होती है? म्यूटेशन की। आप ये सिंपल में समझें कि वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो जो पहले का वायरस था और आज के वायरस में क्या डिफरेंस है? जो मेन डिफरेंस हमने यहाँ पे आपको वायरस का स्ट्रक्चर ये दे रखा है। जो मेन डिफरेंस है वो ये वाला जो आपको ये दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो केवल स्पाइक प्रोटीन का डिफरेंस है ये। अब जो आपका ये नया वाला जो वायरस है, मतलब जो कोरोना वायरस है जो कि मॉडिफाई हुआ है, उसके अंदर ये जो स्पाइक जो प्रोटीन है पाया जा रहा है। लेकिन जो पहले का जो कोरोना वायरस था उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन ये नहीं पाया जा रहा था, इसीलिए वो हमको इन्फेक्ट वो नहीं कर रहा था। उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हमको इन्फेक्ट वो कर पाए। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी म्यूटेशन हो गया है। अब ये कैसे हुआ है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। अब चाइना वालों ने किया है कि वो खुद भी उसके पास कैपेबिलिटी है म्यूटेट होने की। अब ये कैसे हुआ है इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन आप इतना जानिए कि ये जो आपका स्पाइक जो प्रोटीन है ये पहले के वायरस में नहीं था, लेकिन आज का जो कोरोना वायरस है इस समय इससे डिजीज हो रहा है, उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन पाया जा रहा है इसी के वजह से। अब देखिए ये करता क्या है। ये स्पाइक जो प्रोटीन है ये लंग्स में जो सेल हैं उस पर इसका रिसेप्टर पाया जाता है, उससे जाके बाइंड हो जाता है। लेकिन जो आपका पहले का वायरस था उसमें वो नहीं पाया जा रहा था, इसीलिए वो नहीं इन्फेक्ट कर रहा था। तो हम जानते हैं शुरू से कि किसी को भी अगर कोविड का वो पेशेंट है, किसी को भाई कोरोना हो गया है, तो उसी से ही जो हेल्दी पर्सन होगा उसके अंदर जो कोरोना वाला जो वायरस है वो आएगा। अरे भाई कोई अगर पेशेंट है तो उसी से ना आएगा, हम संपर्क में आए या उसके संपर्क में कोई आया था फिर हम उसके संपर्क में आए तो भी चांसेस है कि हमको हो जाएगा। एक आपको डाटा हम बताते हैं, इसका ये बहुत बड़ा रीजन है कि आज हमारे कंट्री में क्या पूरे इंडिया में कोरोना के इतने सारे पेशेंट हो चुके हैं। देखिए एक बार जब आदमी खांसता है जो कि कोविड का पेशेंट है, एक बार जब वो खांसता है तो ऐसा रिपोर्टेड है उसके अंदर से 3000 मतलब कि 3000 ड्रॉपलेट बाहर आते हैं। मतलब जो वाटर के जो ड्रॉपलेट होते हैं वो 3000 वाटर के ड्रॉपलेट बाहर आते हैं। और जब वो एक बार वो छींकता है तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 मतलब कि 4000 जो आपके वाटर के या आप कह सकते हैं सलाइवा के जो ड्रॉपलेट होते हैं वो बाहर आते हैं। और ऐसा रिपोर्टेड है कि एक ड्रॉपलेट के अंदर, ड्रॉपलेट मतलब पानी का बूंद। अरे भाई हम जब खांसते हैं तो मुंह से कुछ निकलता है ना, तो एक बार जब खांसते हैं तो 3000 और एक बार हम छींकते हैं तो 4000 ड्रॉपलेट बाहर आते हैं। और एक बात आपको बता दें, एक ड्रॉपलेट के अंदर 4 लाख कोरोना के वायरस पाए जाएंगे अगर वो जो आदमी है वो कोरोना से संक्रमित है, मतलब वो कोविड पेशेंट है। तो एक ड्रॉपलेट के अंदर 4 लाख कोरोना के वायरस पाए जाते हैं।
आज जो ये रेट इतनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, इसका बहुत बड़ा रीजन है भैया, एक जो ड्रॉपलेट था उसी में ही कुछ 4 लाख कोरोना वायरस हैं, तो बिल्कुल स्प्रेड हो सकता है। बहुत बार वो जहां जहां वो छींकेगा या जहां जहां वो खांसेगा, वह भाई वहां पॉसिबिलिटी है कि वहां के जो लोग उनके संपर्क में आएंगे भाई, उनको हो सकता है, अरे हो सकता है ना। तो अब देखिए होगा क्या, किसी भी सोर्स से जो आपका जो कोरोना वायरस था वो जब हमारे अंदर इंटर कर जाएगा, तो इंटर करने के बाद वो नोज से होते हुए फिर विंड पाइप में आएगा, विंड पाइप से होते हुए लंग्स में आएगा। यहां तक समझ में आया? विंड पाइप से होते हुए लंग्स में आएगा। अब लंग्स में आ गया, अब जब वायरस जब लंग्स में आ गया तो अब काम दिखाएगा ये। एक बात आपको बता दें, इसको एकदम नोट कर लीजिए कि जो आपका ये कोरोना वायरस है, ये केवल जो लंग्स के जो सेल हैं उनको बस इन्फेक्शन पहुंचा सकता है, और पूरे बॉडी में किसी सेल को इन्फेक्शन ये नहीं पहुंचा सकता है। ये हार्ट को कोई इन्फेक्शन नहीं पहुंचा सकता, हमारे स्किन को कोई इन्फेक्शन ये नहीं पहुंचाता है, हमारे आईज को कोई इन्फेक्शन ये नहीं पहुंचाती, इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। इन्फेक्शन केवल और केवल ये लंग्स का जो सेल है, इसको ही इन्फेक्शन पहुंचा सकता है, ये ऐसा रिपोर्टेड है। अब भाई ये क्यों केवल इसको ही इन्फेक्शन पहुंचा सकता है, तो आइए देखते हैं। जब आपका ये कोरोना का वायरस नोज से होते हुए आइसोफेगस विंड पाइप में आया, और विंड पाइप में आने के बाद जब लंग्स में आया, तो आपका जो लंग्स है सेल से बना है। अब देखिए एक सेल का स्ट्रक्चर हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। ये भैया ये सेल हो गया, एक सेल का स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। और इस सेल पे एक रिसेप्टर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? इस सेल पे एक रिसेप्टर पाया जाएगा, एक रिसेप्टर पाया जाएगा। इस रिसेप्टर को बोलते हैं ACE2 या सेकेंड। समझ में आया? आपका जो लंग्स है, ये लंग्स का एक ये सेल है जिसपे ये रिसेप्टर पाया जा रहा है। अब क्या होगा कि जब जो वायरस आया था, इस वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, कौन सा स्पाइक जो प्रोटीन है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, स्पाइक जो प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन आके इससे बाइंड कर जाएगा। अब देखिए, सपोज कीजिए कि ये वायरस जो था ये भैया यहां आया, अब ये स्पाइक प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा। बाइंड कर गया। अगर ये स्पाइक जो प्रोटीन है, ये वाला स्पाइक प्रोटीन अगर ये ना होता तो हमको ये कोई इन्फेक्शन ये नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन जब ये स्पाइक प्रोटीन है, तो यही स्पाइक प्रोटीन आता है और जो ये रिसेप्टर है इससे बाइंड हो जाता। आप सिंपल में समझिए कि जो ये रिसेप्टर है ताला है ये, और स्पाइक जो प्रोटीन है ये चाबी है। अब भैया जब ताले की चाबी है तो चाबी तो खुलेगी ही, तो बिल्कुल सेम कंडीशन है। ये जो आपका स्पाइक जो प्रोटीन है वो रिसेप्टर पे आके बाइंड होता है। अगर इससे बाइंड ये ना हो तो फिर ये कोई इन्फेक्शन ही नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अगर वायरस को इन्फेक्शन पहुंचाना है तो इसको तो सेल के अंदर जाना होता है, तो ये सेल के अंदर ही नहीं जा सकता था। लेकिन क्योंकि इसके पास स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन होने के वजह से अब ये सेल के अंदर आता है। सबसे पहले आता है कि भाई ये इससे आके बाइंड होता है, इसमें फिक्स होता है। सिंबल समझिए कि जो आपका जो ताला है उसमें जो चाबी है वो आके फिट हो जाता है। अब तो ताला भाई खुलेगा ही। अब क्या होगा फिर, जब यहाँ ये बाइंड हो जाएगा, इस रिसेप्टर पे आके बाइंड हो जाएगा,
तो इसके बाद क्या होगा, अब ये सेल के अंदर इंटरवाई करेगा वायरस, एक ये वेजाइकिल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका फॉर्मेशन हो जाता है, एक वेजाइकिल का फॉर्मेशन हो गया जिसमें आपका वायरस है, जिसमें आपका वायरस अंदर आ चुका है। ठीक हो गया। अब भैया अगर ये सेल है तो इसमें न्यूक्लियस होगा और लाइसोसोम भाई साहब होंगे, जिनको सोसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। अब लाइसोसोम का काम है कि कोई भी हार्मफुल चीज अगर ये सेल के अंदर आएगा तो उसको टारगेट कर लेगा, वो उसको खत्म करना चाहेगा। तो अब क्या होगा, अब ये इसके पास जाएगा और ये कहेगा अरे सर जी आप कहां से आ गए, आपकी तो आवश्यकता नहीं है हमको, आप हमारे सेल को नुकसान पहुंचाएंगे। अब ये लाइसोसोम अपना एंजाइम सीक्रेट ये करेगा और जो आपका ये वायरस था, ये जो वायरस था इसका जो आपका प्रोटीन वाला जो पार्ट था इसको डिसॉल्व कर देगा, इसको खत्म कर देगा, इसको ये खत्म कर देगा। अब जब इसको ये खत्म कर देगा, तो केवल इसका आरएनए वाला पार्ट बचा। अच्छे से समझिएगा, अब इसका केवल आरएनए वाला पार्ट बचा जो कि इसका आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल होता है। समझ में आ रहा है। वायरस जब अंदर आया तो फिर लाइसोसोम गया और लाइसोसोम क्या किया, ये लाइसोसोम वायरस का जो ये सारा पार्ट है, ये सारा जो आपका जो प्रोटीन का पार्ट है ये सब गायब कर दिया, केवल ये आरएनए वाला पार्ट केवल अंदर बसता है। जब आरएनए वाला जो पार्ट है वो अंदर बसता है तो अब ये पूरे ये सेल को हाईजैक कर लेता है। ये जो आरएनए होता है कुछ एंजाइम का सिक्रेशन, कुछ प्रोटीन और कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करता है, जिससे ये पूरे सेल को हाईजैक कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब सिंपल में समझिए कि अब ये सेल से बोलता है कि बेटा हमारे जैसा स्ट्रक्चर बनाओ। अब ये सेल को जो उसका ये आरएनए था, अब ये बोलता है कि बेटा हमारे जैसा स्ट्रक्चर बनाओ। तो अब क्या होगा कि हमारे ही सेल के अंदर हमारा ही सिस्टम यूज करके वो अपने जैसा स्ट्रक्चर बनवाएगा। तो एक ही सेल के अंदर कई सारे वायरस बन जाएंगे। एक ही सेल के अंदर कई सारे जो वायरस हैं बन जाएंगे। एक ही सेल के अंदर कई सारे जो वायरस हैं बन जाएंगे। एक बात और आप दिमाग में बैठा लीजिए, जितने भी आरएनए वायरस हैं, आरएनए वायरस को न्यूक्लियस में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही रह करके अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है। पहले आरएनए को बनाता है, फिर आरएनए के ऊपर फिर प्रोटीन बन जाता है। तो मतलब सिंपल से जानिए कि जब ये अंदर आया, और अंदर क्यों आया, क्योंकि जो इसका जो सेल था इस पे रिसेप्टर था, उससे बाइंड हुआ, और जब बाइंड हुआ तो अंदर आया, और जब अंदर आया तो लाइसोसोम उसको मारने के लिए गया, मतलब उसको किल करने के लिए हो गया। तो जब वो किल करने के लिए गया तो उसका जो प्रोटीन वाला जो पार्ट था वो खत्म कर दिया और आरएनए जो है वो बच गया। यही सबसे खतरनाक जो पार्ट था वो बच गया। अब आरएनए से बहुत सारे वायरस को एक सेल के अंदर बना लिया ये, ठीक है। इतना प्रोसेस होने में, मतलब एक वायरस जब एक सेल के अंदर इंटर किया और वो रिप्लिकेट किया और रिप्लिकेट करके अब रप्चर्ड होगा, सेल आपका ये रप्चर्ड होगा, और जब ये सेल जब रप्चर्ड होगा तो जितने भी वायरस हैं सब बाहर निकल जाएंगे। जितने भी वायरस हैं ये सब बाहर निकल जाएंगे और फिर दूसरे सेल को, जो कि आपका जो लंग्स का ही सेल होगा और किसी सेल को नहीं, फिर लंग्स के सेल को इन्फेक्शन पहुंचाना स्टार्ट कर देंगे। फिर ये लंग्स के सेल को ही इन्फेक्शन पहुंचाना स्टार्ट कर देंगे। समझ पा रहे हैं? इतना प्रोसेस होने में अप्रोक्सीमेटली 2 से 8 दिन का टाइम लगता है लगभग।
लगभग 2 से 8 दिन का टाइम लगता है इतना प्रोसेस होने में। अब जब एक वायरस अंदर आया और सेल में इंटर किया और बहुत सारे जब वायरस को ये बना लिया, तो अब क्या होगा, जब इतने सारे जब वायरस अटैक करने जब लगे तो इम्यून सिस्टम को आइडिया होगा यार कोई आ गया है क्या अंदर। तो इम्यून सिस्टम, आप ये समझिए ये पूरी हमारी बॉडी है और ये इम्यून सिस्टम है, और वो वायरस अंदर आया और वो रिप्लिकेट हो गया, मतलब उसकी जो संख्या है, जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई। जब क्वांटिटी जब बढ़ गई तो इसको मैसेज मिला कि कोई हार्मफुल चीज अंदर आ गया है और अंदर तोड़ फोड़ वो मचा रहा है, मतलब अंदर के जो सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अब ये आइडिया ये लेगा कि भैया जो इसका स्पाइक जो प्रोटीन है इसका साइज कैसा है, इस पे कौन से टाइप का एंटीबॉडीज हम बनाए या प्रोटीन बनाए जो जाके इस पे फिक्स हो जाए। तो इसको थोड़ा सा आइडिया लेगा और आइडिया लेने के बाद एक्टिव होगा, और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये फिर क्या करेगा, ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। इसका फॉर्मेशन करना, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। अब एंटीबॉडी निकालेगा। अब एंटीबॉडीज क्या करेंगे, अब एंटीबॉडीज जब ये इम्यून सिस्टम आपका ये निकाला, इसको हम यहां दिखा दे रहे हैं इस वायरस पे, तो क्या होगा कि जो आपका ये एंटीबॉडीज था ये सभी स्पाइक प्रोटीन पे, स्पाइक जो प्रोटीन है इस पे जाके अटैच हो जाएगा, इस पे जाके अटैच हो जाएगा। समझ में आया, इस पे जाके अटैच हो जाएगा। अब जब स्पाइक प्रोटीन पे एंटीबॉडीज अटैच हो गया है, जब स्पाइक प्रोटीन पे एंटीबॉडीज अटैच हो गया है, तो भैया अब इंटर थोड़ी कर पाएगा वो किसी वो सेल के अंदर, क्योंकि जो रिसेप्टर है उस पे ये जाके बाइंड कर रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसमें भाई दूसरा जो ताला है वो आके फिक्स हो गया है, तो अभी दूसरे पे जा नहीं पाएगा। तो अब क्या होगा कि ये आपका जो वायरस है वो फिर किसी और सेल को नहीं इन्फेक्ट पहुंचा पाएगा। समझ पा रहे हैं। अब जब ये किसी और सेल को इन्फेक्ट ये नहीं ये पहुंचा पाएगा, तो जो आपका अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा था उसका ये रेट रुक जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये बता दिया कि जो आपका ये है ये अंदर इन्फेक्शन ये नहीं पहुंचा पाएगा, तो अभी तो जिंदा है ना, ये अभी तो सर्वाइव ये कर रहा है ना। तो अब क्या होगा कि WBC मतलब ये जो आपके अंदर ब्लड में जो वाइट ब्लड कार्बोसेल्स हैं उसमें माइक्रो फाजेज होते हैं, वो आएंगे और इसको अपने अंदर लेके इसको किल कर देंगे और ये खत्म हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा जो वायरस था वो हमको अधिक इन्फेक्शन नहीं पहुंचा पाएगा। अब देखिए, ये तो ऐसे लोगों के साथ होगा जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, स्ट्रांग है। जिनका इम्यून सिस्टम भाई वीक है उनके साथ क्या होगा, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनके साथ जो एंटीबॉडीज है वो लेट से बनेगा या प्रॉपर रूप में वो नहीं बन पाएगा। मतलब मैक्सिमम लोग में एंटीबॉडी बन जाएगा और उसको रोक लेंगे, मतलब इसको किल कर देंगे। लेकिन कुछ लोगों में जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, जो 70-80 के पार हैं, उनके कंडीशन में क्या होगा कि एंटीबॉडीज ही नहीं बन पाएगा। जब एंटीबॉडीज ये नहीं बन पाएगा तो ये जो वायरस है और ये सेल को इन्फेक्शन पहुंचाएंगे और सेल में रिप्लिकेशन होगा। अब जब और सेल में रिप्लिकेशन होगा तो आपका जो लंग्स है ये लंग्स को ये डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। जो आपके जो लंग्स के जो टिश्यू हैं, आपको बता दें एलियोलाई, इसके जो टिश्यू हैं इसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसके वजह से इसमें पस इकट्ठा हो जाता है, और जब पस इकट्ठा हो जाता है तो जो ऑक्सीजन है इसका ये ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पाता है। अरे भाई आप ये समझिए, इसके बीच में जब पस इकट्ठा हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन हार्ट में ये
मतलब सर्कुलेट कर रहा था वो नहीं कर पाएगा। तो अगर ऑक्सीजन की बॉडी में कमी होगी तो वैसे ही डेथ होना है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं एक भी नहीं हो पाएंगी। मतलब सिंपल जानो कि अगर ऑक्सीजन ही नहीं अंदर जाएगा तो भाई कोई भी पार्ट नहीं काम करेगा। तो अगर ये बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन यहाँ पे हो गया है तो इस कंडीशन में आदमी की डेथ हो जाती है। समझ में आया? एक बात मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि आपका जो वायरस है इसको मैक्सिमम टाइम इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और ये किल कर देगा। मैक्सिमम टाइम, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि ये जो आपका वायरस है इसको किल ना कर पाए, बहुत ही मिनिमम टाइम में। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल दिमाग में डाल दिया गया है कि तुमको कोरोना होगा तो बेटा मर गए तुम। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका ये इम्यून सिस्टम था ये नहीं एक्टिव होगा, वो देर से खुद ब खुद एक्टिव होगा, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर कहीं कोरोना हुआ तो मर जाएंगे। तो बिल्कुल अगर अंदर ये डर ये नहीं है तो मैक्सिमम चांसेज है, अगर अंदर ये डर नहीं है तब की बात हम बता रहे हैं, अगर अंदर ये डर नहीं है तो मैक्सिमम चांसेज है कि आपका जो वायरस अंदर आएगा और इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, एंटीबॉडीज को बनाएगा और उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ में आया? आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।